हाय, दिस इज आरजे ज्योति और आप देख और सुन रहे हो लाउड स्पीकर 90 FM। और आज के आरोग्य भव एपिसोड में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सपना सिंह। मैम, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं डॉक्टर सपना सिंह, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट। हम सानवी हेल्थ केयर के नाम से हमारा सेंटर करीमनगर में रन करते हैं और मैंने सर गंगा राम हॉस्पिटल से पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में फ़ेलोशिप की है और यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वाले बच्चों को हेल्प करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ओके मैम, तो मैं अभी तो आपने काफ़ी कुछ बता दिया, बट मैं फिर भी चाहूँगी कि आप अपने बारे में कुछ और बताएं, थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में, क्योंकि डॉक्टर्स की पर्सनल लाइफ में मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है, क्योंकि वो दिखते बहुत शांत और सीधे साधे से हैं और बहुत स्ट्रिक्ट दिखते हैं। तो मुझे जानना है कुछ आपके बारे में, आपकी स्कूल लाइफ के बारे में, आपके नेचर के बारे में, कैसी थी आप? मैंने अपना हाई स्कूल तक तो पढ़ाई मेरी वनस्थली विद्यापीठ, आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ से किया है। उसके बाद फिर मैंने MBBS GSVM मेडिकल कॉलेज से किया था कंप्लीट। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पीडियाट्रिक्स में मैंने KGMC में एडमिशन लिया था और वहाँ से पीडियाट्रिक MD कंप्लीट किया मैंने। उसके बाद फिर मैरिज हुई। डॉक्टर वीरेंद्र बी सिंह हैं, आप लोगों ने सुना होगा, सर्जन है वो। हम लोगों ने यहाँ पे अपना क्लिनिक स्टार्ट किया। इनिशियली छोटा सा क्लिनिक था, वहाँ पे हम लोगों ने पेशेंट देखना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने सानवी हेल्थ केयर के नाम से अपना हॉस्पिटल यहाँ पे बिल्डअप किया है। बीच में कुछ दिन मैंने प्रैक्टिस की, फिर मुझे ऐसा लगा कि पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी अपने गोरखपुर एरिया में, या फिर बोलेंगे ओवरऑल ही, बहुत अनटच्ड है। लोग, बच्चे भी नेगलेक्ट होते हैं उसकी वजह से। तो मैंने पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी में आगे कुछ वर्क करने के लिए फ़ेलोशिप ज्वाइन की सर गंगा राम हॉस्पिटल में, और वहाँ अच्छा एक्सपोज़र मिला मुझे और आगे बच्चों को हेल्प करने के लिए बहुत वैरायटी ऑफ पेशेंट देखने को मिले और मुझे लगता है कि आगे मैं हेल्प कर पाऊँगी और बच्चों को। अच्छा मैम, ये मुझे एक चीज़ जानी थी, डॉक्टर अक्सर डॉक्टर से ही शादी क्यों करते हैं? दोनों समझ पाए एक दूसरे को। समझ नहीं आते आप लोगों को? डॉक्टर्स को डॉक्टर्स ही समझ आते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को डॉक्टर की राइटिंग समझ में आती होगी, क्योंकि हम लोग तो समझ नहीं पाते उनकी राइटिंग्स की क्या चल रहा है। क्योंकि हम लोगों का ये रहता है कि शेड्यूल कैसा है, इमरजेंसीज डॉक्टर्स में जो होती हैं, कभी भी जाना, पेशेंट को देखना, कोई पेशेंट सिक है तो रात भर जगना भी पड़ जाता है। तो मुझे लगता है शायद एक दूसरे को समझने में ज़्यादा इजी होता है। हाँ, ये चीज़ है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग, है ना, और कंपैटिबिलिटी। आई थिंक, मुझे लगता है वो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, हर किसी में वो होता है। सही कह रहे हो। ओके, सो मैम, आप बच्चों की पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो मुझे ये चीज़ जानना है कि किस तरह के बच्चों को बेनिफिट मिलता है आपके यहाँ पे? बच्चे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम एडल्ट में जो होती हैं और बच्चों में जो होती हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं। बहुत सारी तरीके की एपिलेप्सी होती हैं जो बच्चों में, एडल्ट में भी होती हैं, लेकिन बच्चों में वो एपिलेप्सी अलग तरीके से प्रेजेंट करती हैं, जिनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मतलब समय से पता चलना और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो बच्चे जो होते हैं वो डेवलपिंग एज में हैं। अगर उनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है तो ओवरऑल बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं होगा। कुछ ऐसी एपिलेप्सी होती हैं जिनमें बच्चे को ऐसा लगेगा कि सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो हियरिंग टेस्ट होता है, पता चलता है वो नॉर्मल है। सब बोलते हैं कि ठीक है, सुनने लगेगा बच्चा, बोलने लगेगा बच्चा, लेकिन कभी कभार इस तरीके की एपिलेप्सी भी होती है जिसमें कि बच्चे की ब्रेन की एक्टिविटी ऐसी होती है कि वो सुन नहीं पाता है। तो उसमें जो टेस्ट होते हैं EEG वगैरह, उनसे हम लोग पता करते हैं कि उसको उस तरीके के लक्षण आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से मेडिसिन चलाई जाती हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनका नियोनेटल पीरियड इवेंटफुल रहता है, मतलब उन्हें कोई परेशानी हुई है उस टाइम में, सीज़र आए हैं या फिर एडमिट रहा है बच्चा, काफ़ी लंबे टाइम तक वेंटिलेटर पे रहा है, तो उन बच्चों में आगे की ग्रोथ को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बच्चे प्रोन होते हैं आगे, उनके अगर ब्रेन की ग्रोथ अफेक्टेड हुई है तो आगे जो है उनका डेवलपमेंट पुअर हो सकता है। तो उनमें भी अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं बच्चे, कभी कभार सटल से सीजर्स होते हैं जो पेरेंट्स को नहीं पता चलते हैं। बच्चा चौंक जा रहा है, उन्हें लग रहा है कि ये ऐसे ही चौंक रहा है, लेकिन वो एक तरीके के इन्फेंटाइल स्पाज्म होते हैं जिनका
अलग तरीके की मेडिसिन होती हैं और जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते हैं तो बच्चे का डेवलपमेंट पुअर हो जाता है आगे। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुना होगा, ऑटिज़म है, उसमें भी अगर बच्चे को हम लोग अर्ली आइडेंटिफाई करके इंटरवेंशन नहीं स्टार्ट करते हैं तो उन बच्चों में भी कभी कभार स्पीच इतना डिले हो जाता है या फिर अगर लेट होते हैं तो बच्चे बोलते ही नहीं हैं। तो उसमें डिले करने में फिर बच्चे की स्पीच लाना भी मुश्किल हो जाता है और बच्चे का सोशल कम्युनिकेशन, ओवरऑल उसकी जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो बहुत पुअर हो जाता है। तो इस तरीके के बच्चों को हम लोग अर्ली आइडेंटिफाई करके उनको हेल्प कर सकते हैं। सेरेब्रल पैल्सी वाले बच्चे जो होते हैं उनमें कभी कभार ऐसा होता है, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा ठीक है मेरा, थोड़ा लेट से चलेगा, लेकिन उनके शरीर की टोन इतनी बड़ी रहती है कि बच्चे बैठ भी नहीं पाते हैं या फिर खड़े ही नहीं हो पाते हैं। तो उनमें टाइम से उसको डायग्नोज करना और उसके लिए मेडिसिन और फिजियोथेरेपी वगैरह स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके के बच्चों को हेल्प करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मैम, आपने बाकी चीज़ें बताया जो कि आई थिंक वक्त के साथ पता चल जाती है, लेकिन ये जो आपने बोला बच्चे चौंक जाते हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ है और मैंने कई बच्चों में खुद देखा है, लेकिन उन्होंने कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया और वो मतलब अगर वो बच्चे बड़े हो जाएं तो मतलब वो कितना बड़ी बीमारी बन सकती है। चौंकना, नींद में कुछ बच्चे चौंक जाते हैं, थोड़ा सा हाथ में मूवमेंट होता है, लेकिन अगर बच्चे का डेवलपमेंट उसके साथ में नॉर्मल चल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे को, तो आप अपने डॉक्टर पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके उसको आप देख सकते हैं कि वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। जो इन्फेंटाइल स्पाज्म होते हैं वो कभी कभार तो जिन बच्चों को बर्थ के टाइम पे कोई प्रॉब्लम हुई है, जैसे उस टाइम में अगर उसको वेंटिलेटर पे रखना पड़ा है या फिर बच्चा रोया नहीं है तुरंत, या उसको इन्फेक्शन हुआ है कोई, या फिर ब्लड शुगर वगैरह कम हुआ है, तो इन बच्चों को हम लोग जो वैक्सीनेशन वगैरह होते हैं हम लोग पहले से लेबल करके रखते हैं कि ये हाई रिस्क बच्चा है। तो बच्चा जब भी हमारे पास आ रहा है फर्स्ट फॉलोअप में या वैक्सीनेशन के टाइम पे, तो हम लोग पूछते हैं उनसे। जो उस तरीके के स्पाज्म होते हैं, जो झटके होते हैं, उनका मोस्टली ये होता है कि वो स्लीप से रिलेटेड होते हैं। मोस्टली जब बच्चा सोने जाएगा या सो के उठेगा तो ब्रीफ से स्पाज्म होते हैं, ऐसे करके हो जाएगा बच्चा, लेकिन वो कई सारे होंगे, कुछ सेकंड के लिए होंगे और कई सारे होंगे, 4-5 बार या 20-25 बार ऐसे करता रहेगा बच्चा। तो वो मोस्टली स्लीप से रिलेटेड होते हैं, एक तो ये होता है, और दूसरा उसकी वजह से आगे का डेवलपमेंट बच्चे का जो होता है वो रुक जाता है। मतलब वो आगे जो बच्चे को चीज़ें सीखनी चाहिए, गर्दन संभालना या बैठना या फिर बोलना, नज़रें मिलाना, वो सब बच्चा जो है वो आगे बढ़ता नहीं है, वहीं पे रुक जाता है या फिर पीछे चला जाता है। तो ये सब चीज़ें अर्ली आइडेंटिफाई करके फिर उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट और हम लोग सब चीज़ें स्टार्ट करते हैं, तो फिर बच्चे इम्प्रूव होते हैं। जैसे कि मैम आपने जब ये सब चीज़ें बताई कि उठने की बात की, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं कि अगर हम उन्हें बुला दिए वो शांति से कर रहे चौंक जाते हैं और अक्सर चौंक जाते हैं, तो वो भी बीमारी है? बीमारी उसको नहीं बोलेंगे, अगर वही मैंने बोला कि उनका हमें डेवलपमेंट भी मॉनिटर करना है। अगर ऐसा लग रहा है कि उसकी वजह से बच्चा गिर जा रहा है, मतलब इतनी आवाज़ से वो चौंक के गिर गया है, या फिर डेवलपमेंट उसका आगे नहीं बढ़ रहा है, जो उसे आगे एज के हिसाब से चीज़ें आगे करनी चाहिए वो नहीं कर रहा है, तो फिर वो कंसर्न की चीज़ है। फिर आगे हमें इन्वेस्टिगेट करके, जैसे MRI है या EEG है, ये सब जांचें करा के फिर हमें देखना होगा कि ऐसा तो नहीं है उसमें वो सीज़र वाली चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। अच्छा मैम, ये बताइए कि अक्सर पेरेंट जो है पहचान नहीं पाते हैं कि उनके बच्चों में कोई प्रॉब्लम है, तो वो अर्ली साइन क्या होता है? हम बच्चों के साथ जब रहती है मदर या घर पे कोई भी है, तो उन्हें पता होना चाहिए। आजकल तो हम लोग हर किसी को ही एक बेसिक चीज़ें तो पता ही होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं सारी मदर्स को बताना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे के साथ जब भी बैठ रहे हैं या फिर उसके साथ खेल रहे हैं, घर का कोई भी इंसान खेल रहा है, तो वो कैसे कैसे बढ़ रहा है, उसमें चीज़ें ग्रोथ हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, उस पर हमें ध्यान देना होता है। जैसे बर्थ के बाद बच्चा जब 2 महीने तक का होता है तो वो आपको देखना शुरू करेगा, माँ को आँखों में आँखें मिला के फिक्स करना स्टार्ट कर देता है, 2 महीने का होता है। उसके बाद और आगे बढ़ेगा, 3 महीने का होगा तो वो स्माइल बैक करेगा, माँ को देखेगा, आप हंसेंगे तो उसको स्माइल बैक करता है।
आप अगर माँ रूम से बाहर जा रही है तो उसको देखेगा, या कोई भी रूम के अंदर आ रहा है तो वो उसको फॉलो करना शुरू कर देता है। तो अगर कोई बच्चा 2-3 महीने पे भी देखना स्टार्ट नहीं कर रहा है या चीज़ों को ट्रैक नहीं कर रहा है, तो ये एक अर्ली साइन होता है कि ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को देखने में कोई परेशानी है, या फिर कभी कभार शुगर कम होने की वजह से ब्रेन का वो हिस्सा उसमें दिक्कत आती है जिससे कि वो देख नहीं पा रहा है बच्चा। तो अगर फिक्स और फॉलो नहीं कर रहा है बच्चा, इसका मतलब कि इसके विज़न में कहीं इशू है, तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर को दिखाना होगा। तो ये तो मैम जब बच्चे पैदा होते हैं उस वक्त भी तो ये समझ में आ जाता होगा तुरंत ऐसा? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब जैसे अगर कोई ओपेसिटी है, कैटरेक्ट वगैरह है बच्चे को, तो वो तो बर्थ के टाइम पे पीडियाट्रिशियन देख लेते हैं कि वो दिख रहा है, लेकिन जो फिक्सिंग और फॉलोइंग वाली चीज़ है वो कुछ समय रुक के आती है। तो वो हमें जब भी आप वैक्सीनेशन के शेड्यूल इस तरीके से बने हुए हैं कि उस टाइम में पीडियाट्रिशियन भी देखते हैं, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि मुझे कब अपने बच्चे को दिखाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि वैक्सीनेशन कहीं और हो रहा है, कहीं ऐसे सेंटर पे हो रहा है जहाँ पे पीडियाट्रिशियन नहीं है, तो वो फॉलो नहीं हो पाता है बच्चा, और फिर जब तक पता चलता है काफ़ी लेट हो जाता है। तो मदर्स को पता होना चाहिए। गर्दन अगर बच्चा 3-4 महीने पे संभालना नहीं शुरू कर रहा है, गिर जा रही है उसकी गर्दन, या फिर 6 महीने पे बैठना नहीं शुरू कर रहा है, कूइंग करना नहीं शुरू कर रहा है, इसका मतलब कि बच्चे को परेशानी है। अगर वो आप 6 महीने के बाद बच्चे को आप बुलाएंगे तो अपने नाम को रिस्पॉन्ड करने लगता है कि आपने आवाज़ लगाई, वो अगर रो रहा है तो चुप हो जाएगा या आपकी तरफ देखने लगेगा। तो अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो उसका हमें हियरिंग असेसमेंट की ज़रूरत है, या फिर हमें दिखाने की ज़रूरत है। कभी कभार जब बच्चे 1 साल होते होते 9-10 महीने पे खड़े होना शुरू करते हैं, अगर खड़े होने पे ऐसा लग रहा है कि उसका पैर कैंची बना रहा है, मतलब क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब कि उसके पैरों की टोन बढ़ी हुई है, तो उसमें भी हमें दिखाने की ज़रूरत है कि ये बच्चा ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। 1 साल से और ऊपर जाएंगे तो बच्चे को मीनिंगफुल शब्द बोलना शुरू कर देना चाहिए, जैसे मम्मा, पापा। तो बच्चे ऐसे भी बोलते रहते हैं, लेकिन 1 साल पे अगर वो मम्मा को मम्मा नहीं बोल रहा है या पापा को पापा नहीं बोल रहा है तो ये प्रॉब्लम है। अगर वो 1-1.5 साल तक आते 1.5 साल पे बच्चा अपनी डिमांड शो करने लगता है, अगर उसको कोई चीज़ चाहिए तो उसको पॉइंट करेगा। अगर नहीं पॉइंट कर रहा है, वो अपनी डिमांड नहीं शो कर रहा है, आपसे आंखें मिला के बात नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको दिखाना है पीडियाट्रिशियन को। कितनी सारी चीज़ें मुझे तो आज पता चल रही है, ये हम लोगों ने भी इग्नोर किया होगा मुझे लग रहा है। मोस्टली पेरेंट आज भी इग्नोर करते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स को पूछो कि आपका 1-1.5 साल पे आ रहे हैं, उनसे पूछो कि आपका बच्चा बोलता है, तो बोलेंगे हाँ मम्मा पापा बोलता है। लेकिन जब ये पूछो कि आपको मम्मा बुलाता है या पापा को पापा बुलाता है, तो वो नहीं बुला रहा है, तो इसका मतलब कि ये लेट है, उसमें डिले है, तो उस पर हमें वर्क करने की ज़रूरत होती है। ओके तो मतलब आप इन सारी तरह के बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं या कुछ स्पेसिफिक है आपके पास ऐसा? नहीं, सारे तरीके के बच्चों को हम लोग हेल्प करते हैं, जिसमें हम मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उनमें मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, जैसे सेरेब्रल पैल्सी वगैरह के बच्चे हैं जिनमें मोटर मेनली डिले होता है, तो उनको हम लोग फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं। और आजकल जो ऑटिज़म है, ADHD है, हाइपर एक्टिविटी वगैरह के बच्चे हैं, उनको हम लोग बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करके और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ओके तो मैम कितने लोग की टीम है आपकी पूरी? हमारी टीम में मेरी गाइडेंस में हम लोगों ने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रखा हुआ है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, पीडियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट हैं, और बाकी हमारे जो स्टाफ हैं जो उनको हेल्प करने के लिए वो। आई थिंक कैसा भी बच्चा हो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हो। एटलीस्ट एक मुझे लगता है एक नॉर्मल कंसर्न कर सकते हैं हम लोग कि ठीक है हमारा बच्चा सही है या नहीं सही है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा बीमार है तो ही हम लेकर आए। एक्चुअली ये होना चाहिए कि वेल बेबी क्लिनिक होना चाहिए कि जब बच्चा बीमार नहीं है उस बीच में आप आके मिलें अपने डॉक्टर से। वैसे तो मोस्टली हम लोग का वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है उसमें सारे पीडियाट्रिशियन मोस्टली इन चीज़ों का ध्यान देते हैं कि जब बच्चा आ रहा है 1.5 महीने पे तो उसने नेक होल्डिंग स्टार्ट की है या नहीं की है, फिर वो 3.5 महीने पे आता है तो उसने करवट लेना स्टार्ट किया है कि नहीं किया है, उसने आपको इंटरेक्ट करना शुरू किया है कि नहीं, 6 महीने के वैक्सीनेशन पे वो कुछ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, बैठना शुरू किया है, ये सब पूछते हैं। लेकिन पेरेंट्स को भी ये पता होना चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं, तो पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि कब उन्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कब एडवाइस लेनी है या उसे फॉलो करना है।
तो मैम क्या बच्चों को भी वो चीज़ समझ में आती है? लाइक अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो उसे क्या शुरू से उस चीज़ को अंदर कोई पेन या कोई ऐसी चीज़ है उसे कुछ समझ में आता होगा? बच्चे वो तो बोल मोस्टली सकते नहीं उस बोल वक्त नहीं तक। सकते हैं। वो अपना कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर बच्चे को, जैसे मैंने बोला कि सटल से सीजर्स अगर आ रहे हैं, पेरेंट्स नहीं नोटिस कर पा रहे हैं, तो उन बच्चों में जो हमें सिम्टम दिखाई पड़ते हैं, बहुत इरिटेबल रहेगा बच्चा। जैसे नॉर्मली बच्चे को आप चुप कराओगे तो चुप हो जाएगा। दूध पीने के बाद बच्चा सोता है, 1.5-2 घंटे सोएगा। वो बच्चों को रात में भी नींद नहीं आती है, दिन में भी ठीक से नहीं सोते हैं, 5 मिनट सोएं, 10 मिनट सोएं, बहुत इरिटेबल रहेंगे, कहीं पे भी खुश नहीं रहेंगे बच्चे। ये एक सिम्टम हो सकता है। उसके अलावा जो मतलब दिखने में, चलने में वो नहीं ठीक से चलेगा, क्रॉस कर रहा है, कैंची बना ले रहा है, तो वो उसकी वजह से जब पैरों की या हाथ की टोन बढ़ी रहती है तो उससे भी पेन होता है बच्चों को। तो वो बच्चे भी हमेशा परेशान रहेंगे, रोते रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे। मुस्कुरा के जैसे बच्चे मिलते हैं वो उस तरीके से नहीं करते हैं बच्चे। और ऑटिज़म वगैरह में भी बच्चे जब अपनी डिमांड को शो नहीं कर पाते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, जब वो बोल ही नहीं पा, ऑटिज़म में यही होता है कि बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, अपनी दुनिया में चला जाता है। तो जब वो अपनी बात को नहीं समझा पा रहा है तो उसकी वजह से भी इरिटेबिलिटी होगी बच्चे को। तो वो अलग तरीके से चिड़चिड़ापन आना, मारना, अब खुद को चोट पहुंचाना, सर पटकना, इस तरीके की चीज़ें बच्चे करने लगते हैं। तो वो हमें उन सब, अगर ऐसा कर रहा है बच्चा तो भी हमें अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो एक बहुत सिली सा क्वेश्चन है मेरा, मैं पूछना चाहूँगी, क्या जैसे बड़े लोग, बच्चों को, मतलब बड़े लोगों को एंग्जाइटी होती है, डिप्रेस्ड होते हैं, क्या बच्चे भी ऐसा होते हैं? बिल्कुल होते हैं बच्चे। जैसे मैंने बोला कि सेरेब्रल पैल्सी वाले ही बच्चे, जो बच्चे इनिशियली नहीं चल पाए हैं, धीरे धीरे करके अगर फिजियोथेरेपी वगैरह से ही इम्प्रूव हुए हैं, तो उनमें भी कुछ फिज़िकल इश्यूज़ की वजह से, जो बाकी पेयर्स की तरह वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी वजह से उनमें भी एंजाइटी आती है, वो नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से उनमें भी डिप्रेशन आता है। तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान देना पड़ता है। इसकी वजह से वो मेंटली भी काफ़ी डिस्टर्ब होने लगते हैं, उनकी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ होने लगेगी। कुछ ये भी एक सिम्टम होता है कि कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स हम बताते हैं पेरेंट्स को कि आपका बच्चा क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, हम बुलाते हैं सुनता नहीं है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ 3-4 कुछ सीजर्स ऐसे होते हैं जिनमें कि बच्चे जो होते हैं वो शुरुआत में 3-4 साल तक ठीक है, लेकिन उसके बाद स्कूल में टीचर्स बताती हैं कि वो गुम हो जा रहा है, वो हम बुलाते रहते हैं, सुन नहीं है। और हाँ, तो वो एक सीजर का भी वो सिम्टम हो सकता है। ओके, तो बेसिकली मुझे लग रहा था मेरा सिली क्वेश्चन है, बट मेरा ये क्वेश्चन सही है। हाँ, बिल्कुल सही है। ओके, थैंक यू सो मच सपना मैम। लास्टली मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि आप हमारे ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगी जो पेरेंट है? बिल्कुल, पेरेंट्स को, खासकर मदर और बच्चों के साथ जो भी घर पे रह रहा है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल सब वर्किंग है तो बच्चों को टाइम दे पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है पेरेंट्स के लिए भी। लेकिन मेरा यही आप लोगों के लिए मैसेज है कि घर पे जो भी रह रहा है बच्चों के साथ रहे, उसके ग्रोथ को आप मॉनिटर करिए, उसकी डाइट पे, बच्चे की डाइट पे पूरा ध्यान देना है। जैसे 6 मंथ तक बच्चों को हम लोग एडवाइस करते हैं, मदर्स अगर छुट्टी ले सकती हैं तो कोशिश करें 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं उसमें उसकी डाइट अच्छी रखें। आपको मैंने जो अर्ली साइंस बताए हैं बच्चों के, उनको मॉनिटर करें कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे बच्चे में कोई डिले हो रहा है, तो अपने पीडियाट्रिशियन से मिलें और जो भी ज़रूरत होती है उसमें कभी भी ऐसा संकोच नहीं करना है कि नहीं मैं कुछ रुक के दिखाऊंगी या फिर वेट कर लेती हूँ, बच्चा नहीं बोल रहा है, 3 साल का हो गया है, तो ऐसे लेट मत करिए आप, क्योंकि बच्चों का जो भी ब्रेन का ग्रोथ होता है शुरुआत के 2 साल में मैक्सिमम हो जाता है, और 5 साल के बाद हम कितनी भी मेहनत करें बच्चे को नॉर्मल करने में वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो शुरुआत के 5 साल बच्चों की ग्रोथ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप जो भी जिस तरीके से भी आप उसको हेल्प कर सकते हैं हेल्प करिए, और अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए, और कोई भी कंसर्न रहता है तो उसको आप तुरंत अपना उनसे सलाह लीजिए। ओके, लास्ट एक मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी मैम आपसे कि आजकल जो बच्चे डेवलप नहीं हो रहे हैं, अक्सर मैं देखती हूँ कि बच्चों में किसी का फूड पाइप डेवलप नहीं हो रहा है, बहुत ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती हैं बच्चों में, तो क्यों हो रहा है? मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो इतना नहीं आता था, पहले भी होते थे कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस, तो पहले भी होती थी। अब
कुछ चीज़ें हैं जो कुछ पर्टिकुलर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होती हैं जो कुछ मतलब डिफिशिएंसीज़ की वजह से भी होती हैं, जैसे फोलिक एसिड डेफिशिएंसी जो होती है उसकी वजह से बच्चे का जो स्पाइन या ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक नहीं होता है। तो उसमें हम लोग कुछ हेल्प कर सकते हैं, जैसे मदर्स को फोलिक एसिड सप्लीमेंट करते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले, तो ये मदर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और बाकी मेरा मैसेज यही है कि जो भी पैक्ड और जो प्रोसेस्ड चीज़ें होती हैं उनको कम से कम यूज़ करें, खुद के लिए भी और बच्चों के लिए भी। कहीं ना कहीं उनमें केमिकल प्रिजर्वेटिव होते हैं जो कि ओवरऑल जो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं से अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आई एम श्योर हमारे ऑडियंस को काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। सो ऐसे ही देखते और सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। थैंक यू मैम। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।